दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम धनु लग्न के बारे में बात करेंगे, निकालेंगे धनु लग्न के बारे में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। इससे पहले हम वृश्चिक लग्न की कुंडली तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, ये क्रम है हाउस का, ऐसे ही रहता है, फिक्स रहता है। ये राशियों का क्रम भी फिक्स रहता है। ये मित्रता और शत्रुता, इनकी बहुत अहम भूमिका है कुंडली का विवेचन करने के लिए। ये फर्स्ट हाउस, एक हाउस को 30 डिग्री मिली हुई है, सेम एक राशि को भी 30 डिग्री मिली हुई है। एक हाउस में केवल एक राशि लिखी होती है, एक नंबर लिखा होगा, दो नंबर कभी नहीं लिखे होंगे। अगर कोई हाउस खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस हाउस में कोई ग्रह नहीं है। उस हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर की वो राशि है और जो उस राशि के मालिक हैं, वो ग्रह जहाँ बैठे हैं, अगर वो योग कारक हैं तो अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जब जब उनका समय आएगा आपके जीवन में, तब तब वो आपको अगर योग कारक हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और अगर मारक हैं तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ फर्स्ट हाउस से बात करते हैं। अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो फर्स्ट हाउस में लिखा होगा 9 नंबर, सेकेंड हाउस में लिखा होगा 10, थर्ड हाउस में 11, फोर्थ हाउस में 12, 5 हाउस में 1, सिक्स हाउस में 2, सेवेंथ हाउस में 3, एट्थ हाउस में 4, नाइन्थ हाउस में 5, 10th हाउस में 6, 11th हाउस में 7 और 12th हाउस में 8। फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी है गुरुदेव या बृहस्पति देव। तो इस कुंडली के मालिक हुए बृहस्पति देव, लग्नेश हुए बृहस्पति देव। लग्नेश सदा ही कुंडली में पॉजिटिव होता है अगर वो किसी गलत कंडीशन में ना फंस रहा हो, तो जैसे नीच का ना हो रहा हो, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में ना जा रहा हो, तो लग्नेश सदा ही पॉजिटिव होता है। हाँ, लग्नेश को यहाँ पर 4th हाउस में जो 12 नंबर रखा है, मीन राशि, वो भी बृहस्पति देव का है। तो बृहस्पति देव को केंद्र में ही 2 राशियों का स्थान मिल गया, लेकिन बृहस्पति देव को यहाँ केंद्राधिपति का दोष नहीं लगेगा जब तक कि वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में ना बैठ जाएं। तो इसलिए बृहस्पति देव योग कारक ही रहेंगे। गुरुदेव को हम योग कारक की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं आगे सेकंड हाउस के बारे में। लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर की राशि है मकर और मकर के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव को इस कुंडली में 3rd हाउस में मिला हुआ है, जहाँ लिखा है 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि, उसके भी मालिक शनिदेव हैं। शनिदेव को 2 हाउस मिले हैं यहाँ पर, 2nd हाउस और 3rd हाउस। अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग 2nd हाउस की राशि का मालिक अगर शत्रु है तो वो मारक की श्रेणी में आएगा, क्योंकि शनिदेव की बृहस्पति देव से शत्रुता है। इसी वजह से शनिदेव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 3rd हाउस के बारे में। लिखा हुआ है 11 नंबर, राशि कुंभ और स्वामी शनिदेव के बारे में अभी बात की है। अब 4th हाउस के बारे में लिखा है 12 नंबर यानी कि मीन राशि और बृहस्पति देव स्वामी पहले ही योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 5th हाउस के बारे में, जहाँ लिखा है 1 नंबर, स्वामी मंगलदेव। मंगलदेव की एक और राशि है 12th हाउस में, जहाँ लिखा है 8 नंबर, वृश्चिक राशि। तो मंगलदेव को इस कुंडली में 2 हाउस मिले, एक 5th हाउस, एक 12th हाउस। मंगलदेव को 12th वाला स्थान जो मिला, 12th हाउस जो मिला, वो खराब है, कुंडली का खराब स्थान है कुंडली का, और जो 5th हाउस है वो बहुत अच्छा स्थान है। इसलिए मंगलदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक होंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी हैं, साथ साथ में त्रिकोण के मालिक भी हैं। ये लघु पाराशरी में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रह को एक राशि त्रिकोण में मिल जाती है और एक राशि अगर त्रिक भाव में मिल जाती है तो वो ग्रह हम सदा ही योग कारक रहेगा। तो 5th हाउस त्रिकोण का हाउस है। मंगलदेव को यहाँ त्रिकोण में एक स्थान मिल गया और एक गलत हाउस मिल गया 12th हाउस, फिर भी वो मंगलदेव इस कुंडली में योग कारक रहेंगे। साथ साथ में इष्ट देव भी हैं। कैसे? 5th हाउस की राशि का मालिक जो भी होगा वो आपकी कुंडली का इष्ट देव होगा। तो मंगलदेव इष्ट देव है, लग्नेश गुरुदेव है। 6th हाउस में लिखा हुआ है 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव को 11th हाउस भी मिला है, जहाँ लिखा है 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तो शुक्रदेव को दोनों ही हाउस अच्छे नहीं मिले हैं। हालांकि ये धन स्थान भी है, लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान भी है, और 6th हाउस तो वैसे ही खराब है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 7th हाउस के बारे में, जहाँ लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर की राशि है मिथुन, स्वामी है बुधदेव। बुधदेव को 10th हाउस भी मिला है, जहाँ लिखा है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। तो बुधदेव
कि लग्नेश से मित्रता है। अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग 7th हाउस की जो राशि है उस राशि का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो वो योग कारक की श्रेणी में आएगा। चूंकि लग्नेश के मित्र तो हैं लेकिन ये फिर भी योग कारक की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि इनको केंद्र में ही 2 राशियां मिल चुकी हैं। तो केंद्र में अगर किसी ग्रह की एक से अधिक राशियां होती हैं तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन बुध देव को यहाँ केंद्राधिपति दोष जब ही लगेगा जब वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाएंगे। अन्यथा अगर किसी हाउस में बैठेंगे तब उनको केंद्राधिपति का दोष नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम बुध देव को यहाँ मारक की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं आगे 8th हाउस के बारे में, जहाँ लिखा है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, स्वामी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव बृहस्पति देव के है तो मित्र, लेकिन उनको हाउस जो मिला है वो बहुत खराब मिला है, कुंडली का 8th हाउस मिला है। इस वजह से मित्र होने के बावजूद भी चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे 9th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव की लग्नेश से बृहस्पति देव से मित्रता है, साथ में उनको त्रिकोण का स्थान मिला है। ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म में रुचि का स्थान है। बहुत बढ़िया हाउस इनको मिला है। इसी वजह से सूर्यदेव भाग्येश होने के कारण यहाँ पर अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 10th हाउस के बारे में, जहाँ लिखा है 6 नंबर कन्या, स्वामी बुधदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 11th हाउस में लिखा हुआ है 7 नंबर यानी कि तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव को हम मारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं 12th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव को योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। हम यहाँ योग कारक और ये मारक हमने रॉ फॉर्म में निकाल लिया कि रॉ फॉर्म में योग कारक ग्रह हुए गुरु, मंगल, सूर्य, और मारक ग्रह हुए शनि, शुक्र, बुध और चंद्र। सम ग्रह इस लग्न ग्राफ में कोई नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं एक कुंडली से। ये एक कुंडली है, ये मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसका मैं इस धनु लग्न से उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे यहाँ हमने ये योग कारक निकाला, ये रॉ फॉर्म में। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्म में निकालते हैं कि इसके कौन से ग्रह योग कारक होंगे और कौन से ग्रह मारक होंगे। यहाँ लग्नेश हैं गुरुदेव और इष्ट देव हैं मंगलदेव। हमने गुरुदेव को योग कारक की श्रेणी में रखा था। अब बात करते हैं गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं। गुरुदेव बैठे हैं 3rd हाउस में, जहाँ लिखा है 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। तो गुरुदेव कुंभ राशि में ना तो उच्च के होते हैं ना ही नीच के होते हैं। इस वजह से लग्नेश पहले ही योग कारक थे, तो यहाँ भी लग्नेश योग कारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे मंगलदेव के बारे में, क्योंकि मंगलदेव को हमने योग कारक की श्रेणी में रखा था। तो मंगलदेव यहाँ देखते हैं कहाँ बैठते हैं। मंगलदेव यहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में। तो मंगलदेव कुंभ राशि में ना तो उच्च के होते हैं ना ही नीच के होते हैं, तो मंगलदेव यहाँ पर भी योग कारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे सूर्यदेव के बारे में। तो सूर्यदेव को हमने योग कारक की श्रेणी में रखा था। यहाँ देखते हैं सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, चले गए 12th हाउस में। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चले गए, 12th हाउस में चले गए। ये मैं पहले बार बार आपको बता चुका हूँ कई बार, अब आपको समझ में आ जाएगा कि 6, 8 और 12th हाउस में सूर्यदेव चले गए। योग कारक थे यहाँ, लेकिन फिर भी सूर्यदेव यहाँ पर मारक हो गए, तो हम मारक की श्रेणी में सूर्यदेव को रखते हैं। बात करते हैं आगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव को हमने यहाँ मारक रखा था। अब यहाँ देखते हैं शनिदेव कहाँ बैठे हैं। शनिदेव यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, जो कुंडली का अच्छा हाउस नहीं है, इस वजह से शनिदेव यहाँ मारक हो गए। बात करते हैं आगे शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव को हमने मारक की श्रेणी में रखा था। अब देखते हैं यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं 11th हाउस में, 7 नंबर यानी कि तुला राशि में। तो शुक्रदेव यहाँ मारक थे, लेकिन यहाँ योग कारक हो गए। कैसे योग कारक हुए? क्योंकि खुद की राशि में बैठ गए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि हो जाता है और अच्छे हाउस में हो जाता है, वो ग्रह योग कारक रहेगा। ये छोटी मोटी बीमारियों का हाउस तो है ही है, लेकिन ये धन स्थान भी है। चूंकि अपनी राशि में बैठे हैं ये शुक्रदेव, इस वजह से स्वराशि होने की वजह से शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आ गए। बात करते हैं आगे बुधदेव के बारे में। तो बुधदेव देखते हैं यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, वृश्चिक राशि में। तो गलत हाउस में बुधदेव बैठ गए, उनको केंद्राधिपति का दोष भी लग गया और बुधदेव गलत हाउस में भी बैठ गए, तो बुधदेव यहाँ पर हो गए मारक। बात करते हैं आगे चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव को हमने यहाँ मारक की श्रेणी में रखा था। यहाँ देखते हैं चंद्रदेव बैठे हैं मेष राशि में और यहाँ मारक थे हमारी कुंडली में। तो चंद्रदेव यहाँ उच्च के तो होते नहीं है, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ बैठते तब ये विपरीत राजयोग बना सकते थे, फिर ये योग कारक हो जाते। चूंकि यहाँ बैठ गए, पहले मारक हमने निकाला था, तो चंद्रदेव यहाँ पर भी मारक ही रहेंगे। मारक की श्रेणी में चंद्रदेव को रखते हैं। अब बचे राहु और केतु। राहु का देखते हैं। राहु राशि के अनुसार फल देते हैं। तो राहु यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में 12 नंबर यानी कि मीन राशि,
और मीन राशि बृहस्पति देव की है, राहु देव की बृहस्पति देव से शत्रुता है। ये दानव ग्रह देव ग्रह आपस में शत्रु हैं। तो राहु देव दानव ग्रह की स्थिति में आते हैं और बृहस्पति देव देव ग्रह की स्थिति में आते हैं। राहु देव की बृहस्पति देव से शत्रुता है, इसी वजह से राहु देव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं केतु देव के बारे में। तो केतु देव बैठे हैं कन्या राशि में, चूंकि है तो ये मित्र की राशि में बैठे हैं, केतु देव कन्या राशि में बैठे हैं, लेकिन बुधदेव स्वयं ही इस कुंडली में मारक हो गए। अगर बुधदेव इस कुंडली में योग कारक होते फिर केतु भी योग कारक होते। चूंकि बुधदेव यहाँ मारक हो गए हैं, इस वजह से केतु देव भी यहाँ मारक हो गए। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म है, एग्जैक्ट फॉर्म में हमने गुरुदेव मंगल और शुक्र को योग कारक, मारक ग्रह में सूर्य शनि बुध चंद्र राहु केतु इतने ग्रह मारक। अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग कोई राजयोग बन रहा है क्या? इस कुंडली के अकॉर्डिंग कोई भी राजयोग नहीं बन रहा है। अगर एक एक करके डिफाइन करूंगा ना तो लगता है मेरे को 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। बहुत सारे राजयोग होते हैं, तो इस कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं बन रहा है। दोष की बात करें तो इस कुंडली में एक दोष बन रहा है और वो है केंद्रुम दोष। केंद्रुम दोष ये होता है कि चंद्रमा किसी भी हाउस में बैठा हो, उसके साथ कोई भी ग्रह ना बैठा हो। तो हम इस लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग समझते हैं केंद्रुम दोष कैसे बन रहा है। चंद्रमा जहां बैठा है उस हाउस में इसके साथ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, चंद्रमा अकेला बैठा है। साथ में इसके आगे वाले घर में भी कोई भी ग्रह ना हो, तो इसके आगे वाला हाउस 6th हाउस है और 6th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। साथ में इसके पीछे वाले हाउस में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, तो ये 5th हाउस है और इसके जस्ट पीछे वाला हाउस 4th हाउस है, तो 4th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। अब आप सोचेंगे बैठा तो है ये राहु, तो राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये छाया ग्रह हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मान के चलिए कि कोई भी ग्रह नहीं है। अगर ये राहुदेव यहाँ भी बैठे होते ना तब भी केंद्रुम देश लगता और यहाँ बैठ जाते तब तो चंद्र ग्रहण भी लग जाता। इसी वजह से यहाँ इसके पीछे कोई ग्रह नहीं है और इसके साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा है और इसके आगे वाले हाउस में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। इस वजह से यहाँ दोष जो बन रहा है वो केंद्रुम दोष बन रहा है। केंद्रुम दोष ये होता है कि व्यक्ति को एक अजीब सा डर हमेशा सताता रहेगा, वो हमेशा चिंताओं से घिरा रहेगा, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। एक काम को स्टार्ट करेगा तो उसको बीच में छोड़ कर के दूसरा काम स्टार्ट कर देगा, मतलब उसका मन अस्त व्यस्त रहेगा, अजीब सा डर उसको सताता रहेगा। एक फोबिया जो अजीब सा डर होता है वो उसके जीवन भर मन में बना ही रहेगा। अब रत्न की बात करें तो रत्न कोई भी नहीं पहन सकता है। हाँ, रत्न हमेशा योग कारक ग्रहों का पहना जाता है, मारक ग्रहों का कभी नहीं पहना जाता है। चूंकि इतने ग्रह मारक हैं और योग कारक ग्रह इतने हैं, तो मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूँ। गुरुदेव का रत्न ये इसलिए नहीं पहन सकते क्योंकि गुरुदेव यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं। जो अगर इन्होंने रत्न पहना तो इस हाउस में बैठने की वजह से गुरुदेव का जब इनकी कुंडली में समय आएगा तब ये इनके मेहनत को अधिक बढ़ा देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। और मंगल भी यही, अगर इन्होंने पहना तो मंगल भी मेहनत इनसे ज़रूरत से ज़्यादा करवाएंगे। शुक्रदेव स्वराशि हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रत्न पहनने में, लेकिन प्रॉब्लम ये कि शुक्रदेव की लग्न से शत्रुता है, एक एंटी पार्टी का ग्रह है ये। इस वजह से इस लग्न ग्राफ के अकॉर्डिंग इनको शुक्रदेव का रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो रत्न भी कोई नहीं पहन सकते हैं ये। उपाय में मैं इनको भी यही बोलूँगा कि लग्नेश और इष्ट देव का बीज मंत्र ये सदा ही बोलें अपने जीवन भर। लग्नेश और इष्ट देव का बीज मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को बोलना ही बोलना चाहिए। इन दोनों ग्रहों में ये पावर होती है कि अगर ये 2 ग्रह लग्नेश और इष्ट देव कुंडली में योग कारक हुए और इन्होंने इनका उपाय किया तो पूरी कुंडली एक बहुत खराब से बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाती है। तो उपाय में लग्नेश और इष्ट देव का बीज मंत्र सदा ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। साथ में इनको एकादशी का व्रत भी रहना स्टार्ट कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत से इनको बेहतर ही लाभ मिलेगा। शनिदेव अस्त हैं, इनके अस्त ग्रह की परिभाषा ये कि अगर कोई ग्रह अस्त हो गया तो फिर वो आपको कैसे भी परिणाम नहीं देने वाला है। तो शनिदेव चूंकि मारक हैं और ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ है इनकी कुंडली में कि एक मारक ग्रह कम से कम अस्त तो हो गया, तो ये मान के चलिए कि शनिदेव इस कुंडली में है ही नहीं। तो ये पूरी कुंडली थी, रॉ फॉर्म में हमने ये निकाला, एग्जैक्ट फॉर्म में ये निकाला। अगर आप भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए। कमेंट में जन्म तिथि,
जन्म स्थान और जन्म समय, ये केवल 3 चीज़ भेजिए। और मैं जब कुंडली का विवेचन करूँगा, कोई अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कुंडली हुई तो मैं उसका विश्लेषण उसमें इंक्लूड कर लूँगा। उदाहरण के लिए मकर लग्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों की मकर लग्न की कुंडली है तब फिर आप भी कमेंट करिए, मैं आपकी कुंडली को इंक्लूड कर लूँगा।